Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारा एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर का सॉल्यूशन। जो पेपर लास्ट ईयर हुआ था एस्टेट पीजीटी का, उसका ये सॉल्यूशन है। तो भाई देखो, करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा एस्टेट पीजीटी का इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का आता है हमारा सब्जेक्ट। 60 मार्क्स का यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट है कि हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे 90 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं हमारे कॉमन टॉपिक से, यानी कि जो हमारा कॉमन पार्ट है सीडीपी, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, हरियाणा जीके और मैथ, ठीक है। तो ये हमारा 90 मार्क्स का तो हमारा आता है कॉमन पार्ट, और 60 मार्क्स के हमारे आते हैं एग्जाम के या हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम 60 क्वेश्चंस को 20-20 के पार्ट्स करके, यानी कि एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, हमारी इस क्लास में, हमारी इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सबको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ करेंगे, ठीक है। ताकि आपका हर एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लैरिटी हो, कंसेप्ट क्लैरिटी हो। तो ये हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज है। देखो, करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन 91 यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाउ कैन द डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस बी एलिमिनेटेड। तो देखो भाई, डेफिसिट क्या होता है? घाटा। व्यापार शेष में, ट्रेड बैलेंस में घाटे को किस प्रकार से एलिमिनेट होता है किसी चीज को निकाल देना, किसी चीज को हटा देना। व्यापार शेष में घाटे को किस प्रकार दूर किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं व्यापार शेष क्या होता है। व्यापार, व्यापार यानी कि बिजनेस। बिजनेस में शेष यानी कि बिजनेस में जो बैलेंस बचता है, कैसे क्या होता है। देखो, जब एक कंट्री यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, बिजनेस करता है, कई बार उसको क्या होता है, नुकसान होता है, कई बार उसको फायदा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ट्रेड बैलेंस में यानी कि व्यापार शेष में घाटे को, मतलब कि एक देश को व्यापार से घाटा हो गया, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। मतलब कि हम कौन से टूल को अप्लाई करें, किस टूल को यूज करें कि हमारा ट्रेड बैलेंस का जो घाटा चल रहा है वो खत्म हो जाए। ऑप्शन है हमारे डीवैल्यूएशन, और बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, डिस्करेजिंग एक्सपोर्ट और इंक्रीजिंग इंपोर्ट। अवमूल्यन, मुद्रास्फीति को बढ़ाकर यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाकर, निर्यातों को यानी कि एक्सपोर्ट्स को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित होता है डिस्करेज करके, मतलब कि कम से कम एक्सपोर्ट करके, आयातों को बढ़ाकर या इंपोर्ट्स को इंक्रीज करके। तो देखो भाई, हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में जब डेफिसिट की सिचुएशन आती है, घाटे की सिचुएशन आती है ट्रेड बैलेंस में, तो क्या होता है, ट्रेड बैलेंस में घाटा कब होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो। इंपोर्ट क्या होते हैं, हमारे आयात। जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हो कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट के, और एक्सपोर्ट हमारे कम हो, तो क्या होता है, हमें घाटा होता है, डेफिसिट होता है। उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको खत्म करेंगे डिवैल्यूएशन से यानी कि अवमूल्यन से। अब देखो भाई, अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन होता है। डिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब किसी चीज की वैल्यू, ठीक है। और डी का मतलब डिक्रीज कर देना किसी चीज की वैल्यू को। तो डिवैल्यूएशन होता है अवमूल्यन, यानी कि किसी देश की जो करेंसी है वो देश अपनी करेंसी की वैल्यू में कमी कर देता है दूसरे देश के कंपैरेटिवली। मतलब कि जब एक देश अपने देश की करेंसी को डिक्रीज कर देता है, उसकी वैल्यू में कमी कर देता है, तो वो डिवैल्यूएशन की सिचुएशन आती है। डिवैल्यूएशन में क्या होता है, जब कंट्री लोअर्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी कंपेयर टू अदर कंट्री, मतलब कि जब कोई देश अन्य देश की मुद्राओं की तुलना में अपनी देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, मतलब कि उसने क्या किया, लो कर दी वैल्यू किसकी, अपने देश की करेंसी की, लो कर दी वैल्यू करेंसी की दूसरे देश के कंपैरेटिवली। इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सपोर्ट तो होंगे सस्ते, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट हो जाएंगे सस्ते, और इंपोर्ट हो जाएंगे महंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे महंगे। इससे क्या होगा, निर्यात विदेशों में सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, लेकिन उस देश में लोगों के लिए आयात को अधिक महंगा बना देगा, ठीक है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा डिवैल्यूएशन से हमारा ट्रेड डेफिसिट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपेरेटिवली। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रेड बैलेंस हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ट्रेड बैलेंस की सिचुएशन है। अब इफेक्ट क्या होता है इसका, इसका क्या प्रभाव होता है, किसका, डिवैल्यूएशन का। डिवैल्यूएशन क्या होता है हिंदी में, अवमूल्यन। क्या होता है, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, एक्सपोर्ट
बिकम्स चीपर, यानी कि निर्यात यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सस्ते, निर्यात हो जाएंगे सस्ते, और इम्पोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, और इससे क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि व्यापार शेष का जो घाटा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि डिवैल्यूएशन। डेफिसिट को ट्रेड बैलेंस के कैसे एलिमिनेट करते हैं, डिवैल्यूएशन से, अवमूल्यन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता ब्याज की दर से अधिक है, मतलब कि देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC क्या है, ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि MEC क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो देखो भाई सबसे पहले देखो इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पॉजिटिव होगी, तो जब देखो जब क्या होगा, दिस इज बिकॉज व्हेन MEC, यानी कि जब हमारी पूंजी की कार्य सीमांत कार्य कुशलता MEC विच रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमें क्या एक्सपेक्टेड, क्या अपेक्षित क्या मिलेगा, रेट मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, हायर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंटरेस्टेड, इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस बिजनेस टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर देखो भाई इसको समझते हैं, निवेश यहाँ पर सकारात्मक है, जब MEC जो निवेश के रिटर्न पर अपेक्षित दर का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि MEC किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको शो करती है, जो हमें रिटर्न मिलता है निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर जो हमें एक्सपेक्टेड रेट से रिटर्न मिलता है, उधार लेने वाले पैसे की लागत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ये दर अधिक होगी तो इसका मतलब है रिटर्न पर उधार लेने की लागत अधिक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट से इसका क्या है, पॉजिटिव सेंस है, इन्वेस्टमेंट से ये क्या है, पॉजिटिव सेंस में वर्क करती है, जब MEC की कार्य कुशलता, यानी कि MEC की जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि MEC क्या है, ROE से ज्यादा है, तो क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिवली वर्क करेगा। देखो कैसे, तो व्हेन MEC, देखो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन MEC, इन्वेस्टमेंट मेक मोर इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है, MEC क्या है, ज्यादा है, MEC क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स यानी कि जो निवेश करता है वो क्या करेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू MEC, मतलब कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ROI इज इक्वल टू MEC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्टॉप मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या है, कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका कोई इसको इफेक्ट इक्विवेलेंट प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ पर वो क्या कर देगा, बंद कर देगा इन्वेस्टमेंट करना। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन, यानी कि यहाँ हमारी ROI ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, तो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जाएगी, नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, तो यहाँ पर क्या है हमारा आंसर, पॉजिटिवली में काम करता है, जब MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर यानी कि जो निवेश करता है वो इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रखेगा, तो इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट है, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉट ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि देखो क्वेश्चन पूछा हुआ नेगेटिव सेंस में, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता निवारण का, मजदूरी का, रोजगार का कार्यक्रम कौन सा नहीं है, मतलब कि देखो कौन सा ऐसा हमारा एलिवेशन प्रोग्राम था जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब कि निर्धनता निवारण का, मजदूरी रोजगार का प्रोग्राम नहीं है, तो देखो भाई मतलब कि एक तो पॉवर्टी एलिवेशन का पूछा हुआ, वेज रिलेटेड से पूछा हुआ है, मतलब कि इसमें दो टैग पूछे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ काम के बदले अनाज, वर्क फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि देखो ये इस तरह के जो प्रोग्राम है, मतलब जब आप काम करोगे इसका मतलब उन्होंने क्या दिया, आपको रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके बदले आपको क्या दिया, अनाज दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर है ट्राइसम। ठीक है, फिर ट्राइसम क्या है, देखो ट्राइसम क्या है, ट्राइसम स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बाय विच लॉन्च इन प्लानिंग कमीशन, जिसको प्लानिंग कमीशन ने 1979 में लॉन्च किया। इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टीज टू रूरल
BPL पीपल हु आर द इन एज 18 to 35 एज ग्रुप। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ट्राइसम था इसका फुल फॉर्म था ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ट्रेनिंग देना किसको, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों की जो युवा पीढ़ी है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सब रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना। 1979 में प्लानिंग कमीशन ने इसको लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी शिक्षा प्रदान करना किसको, और बिजनेस के बारे में बताना किसको, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे जिनका एज ग्रुप 18 से 35 का था, उन लोगों को इन्होंने इसमें टारगेट किया। और इसमें इन्होंने एक 250 से 500 रुपए का क्या दिया था, स्टाइफंड भी दिया था। ठीक है, इसका आंसर ट्राइसम हो जाएगा। तो ये जो ट्राइसम की जो स्कीम थी ये पॉवर्टी एलिवेशन से और वेज रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना यानी कि जवाहर मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी ये भी। ठीक है, और नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन ये भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी। तो ये तीनों, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, और लेकिन जो ट्राइसम है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या पॉवर्टी एलिवेशन से स्कीम से रिलेटेड नहीं है। तो ट्राइसम का ये है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डेटा। मतलब कि देखो ये क्वेश्चन है हमारा स्टैट का। ठीक है, पता चल गया, देखते ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है इस गिवन डेटा से। हमें ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। देखो सीरीज जो दी हुई है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है। ठीक है, 25, 28, 35, 38, 45, 46, 52, 56, 58, 59, 61। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, मतलब कि देखो हमें Q3 और Q1 निकालना है। ठीक है, Q3 और Q1 निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीडियन। मीडियन हम निकालते हैं N1 + 1 / 2। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं, ये टोटल है 11 नंबर्स। 11 + 1 / 2 हमारा N आ गया। ठीक है, 6th टर्म यानी कि मीडियन हमारी 6 टर्म आ गई। अब देखो इसमें 6 टर्म कौन सी है, 46 है हमारी 6th टर्म। ठीक है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अब हमें निकालना है Q3 और Q1 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल। तो लोअर हाफ ऑफ मीडियन यानी कि देखो 46 इन दोनों के बीच में है, ये लोअर हाफ हो गया, ये अपर हाफ हो गया। ठीक है, लोअर हाफ अपर हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 46 से कम है उसको हम ले लेंगे लोअर हाफ मीडियन में, 25, 28, 35, 38, 45 ये आ गए हमारे लोअर हाफ में। और जो 46 से बड़े हैं वो आ जाएंगे हमारे अपर हाफ मीडियन में। ठीक है, ठीक है, अपर हाफ यानी कि ऊपरी जो हमारी सीमा का जो माध्यिका है उसमें आ जाएंगे 52, 56, 58, 59, 61। तो ये हमारा अपर हाफ मीडियन आ गया। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या लेंगे, इनमें से मीडियन ये आ जाएगा, इसमें से मीडियन ये आ जाएगा, ये लोअर में से, ये अपर में से। ठीक है, ठीक है, तो Q1 हमारा आ गया 35, Q3 आ गया हमारा 58। अब हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल यानी कि Q3 - Q1। तो Q3 क्या है हमारा 58 और Q1 क्या है हमारा 35। तो इसको लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो इसका आंसर हमारा है 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मतलब कि देखो इनमें से कौन सी प्राथमिक समंको क्या संकलन की रीति नहीं है। मतलब कि नोट में पूछा हुआ, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भाई देखो क्वेश्चन देखते ही हम समझ गए कि स्टैट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है स्टैट का ये टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ पर हम दो टाइप्स के डेटा पढ़ते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम प्राथमिक डेटा कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और सेकेंडरी डेटा को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी डेटा है वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर जाके, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राउंड लेवल पर जाके खुद से कलेक्ट करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई बायसनेस, कोई अल्टरेशन नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का ट्रू और ट्रूथफुल जो होता है वो डेटा होता है। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके ग्राउंड लेवल पर जाकर कलेक्ट किया है। ठीक है, इसको हमने ना तो कहीं वेबसाइट से, ना किसी एजेंसी से, ना किसी मैगजीन से, ना किसी सेकंड पर्सन से, या फिर ना किसी के द्वारा हमने इसको कलेक्ट किया है, बल्कि इसको हमने खुद जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे खुद की रिसर्च करके हमने इसको कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ कि
कौन सा प्राइमरी डेटा का मेथड नहीं है? तो देखो, इंफॉर्मेशन थ्रू एनुमरेटर्स, प्रगणकों के द्वारा सूचना प्रदान करना, प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेट्स, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर सूचना प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन, आयोगों की रिपोर्टों से सूचना प्राप्त करना, या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी कि पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो देखो भाई, हम करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व। तो भाई हमने समझ लिया कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हम खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर वहां पर जाकर खुद से डेटा को कलेक्ट करते हैं, या तो हम क्या है डायरेक्ट पर्सन से बात कर लेंगे, हम उससे क्या है शेड्यूल फिल करवा लेंगे, या मतलब कि हमने क्या है उसको कुछ एक पर्टिकुलर चार्ट बना के दे दिया, हमने उससे क्या है यस नो में क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब हमने उससे डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। या फिर क्या है हमने इन एनुमरेटर्स को भेज दिया, अपने पर्सन्स को भेज दिया, जाओ डेटा कलेक्ट कर लो, वो भी क्या है प्राइमरी लेवल है। हमने क्या किया, हमने उनसे क्या है एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के उनसे उनकी जानकारी ले ली। तो यहाँ पर क्या है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्त करना, मतलब कि वो डायरेक्ट गए, तो ये तो इसका आंसर है। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर, मतलब कि हमने क्या है उनसे फॉर्म दे दिया और फॉर्म में हमने उनसे अपनी डिटेल्स भरवा ली, ये भी क्या है प्राइमरी डेटा का सही मेथड है। आयोगों की रिपोर्टों को, मतलब कि देखो कोई आयोग है, कोई कमीशन है, उसने क्या की है रिपोर्ट तैयार की हुई है और उससे हमने डेटा ले लिया, मतलब कि ऑलरेडी किसी कमीशन ने, किसी एजेंसी ने रिपोर्ट्स तैयार की हुई है किसी डेटा से रिलेटेड, और हम वहां जाकर उस डेटा को ले आते हैं, तो वो क्या होगा हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो आयोगों के लिए वो आयोगों से सूचना प्राप्त करना क्या हो जाएगा प्राइमरी डेटा का मेथड नहीं है, तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमारा इसका पार्ट है, तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो ये क्या है डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से होता है, और ये क्या होता है रियल टाइम डेटा होता है, और ये क्या होता है एक्सपेंसिव होता है, और ये क्या होता है मोर एक्यूरेट होता है, और मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखो प्राइमरी डेटा कैसे होता है सर्वे से, इंटरव्यू से, एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा कैसे होता है लिटरेचर रिव्यू, गवर्नमेंट से हमने ले लिया, वेबसाइट से कहीं से उठा लिया, कहीं न्यूज़पेपर से उठा लिया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा और दोस्त यानी कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो कौन से होते हैं जिसको पहली बार कोई हम इकट्ठा करते हैं और जो ओरिजिनल फॉर्म यानी कि उसकी वास्तविक स्थिति में है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, देश की मूल्य मुद्रा के अवमूल्यन से, वही बात आ गई डिवैल्यूएशन की बात हो रही है। डिवैल्यूएशन क्या होता है जब एक देश अपनी करेंसी की वैल्यू, अपनी मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश के कंपैरेटिवली कम कर देता है, तो वो कंडीशन होती है हमारी अवमूल्यन की, डिवैल्यूएशन की। यहाँ पर क्या होता है एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, आयात महंगी हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट बिकम्स चीपर एंड imports become expensive and export becomes cheaper। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है डिवैल्यूएशन के प्रभाव, इंपोर्ट्स बिकम चीपर यानी कि आयात क्या हो जाएंगे सस्ते, आयात क्या हो जाएंगे हमारे सस्ते, और निर्यात क्या हो जाएंगे हमारे महंगे, नहीं आयात हो जाएंगे हमारे महंगे और निर्यात हो जाएंगे सस्ते, सस्ते। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेचेट इफेक्ट मीन्स, अनिवृत्ति रेचेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। देखो भाई रेचेट इफेक्ट क्या होता है भाई, हम एक पूरा कंसेप्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन हाइपोथेसिस का। कंजम्पशन हाइपोथेसिस में हम अलग अलग तरीके की 3 4 5 कंजम्पशन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, जिसमें हम एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, और एक और पढ़ते हैं हम इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूसेनबेरी की भी पढ़ते हैं एक हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रेचेट इफेक्ट है वो क्या कहता है, रेचेट इफेक्ट जो कंसेप्ट है वो दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंडर। ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी थी, ड्यूसेनबेरी ने दी थी। ठीक है, तो जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में ये जो कंसेप्ट आता है रेचेट इफेक्ट का, अकॉर्डिंग टू रेचेट इफेक्ट ये क्या कहता है अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा, मतलब कि हमारा ये मानना है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा कंजम्पशन भी, हमारे जो खर्च करने की जो प्रवृत्ति है कंजम्पशन है हम वो भी ज्यादा करेंगे। कीपिंग एपीसी कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या है एपीसी को
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि औसत जो उपभोग की प्रवृत्ति है उसको कांस्टेंट रखते हुए, स्थिर रखते हुए। लेकिन अगर हमारी यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेचेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन रिमेन सेम, कंजम्पशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, वो प्रभावित होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। वो अपनी सोसाइटी के लोगों को देखकर क्या है, कंजप्शन अपने करता है, और यहाँ पर वो कंजप्शन को कांस्टेंट रखेगा बिकॉज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और कंज्यूमर, और दूसरा क्या होगा, कंज्यूमर हाउसहोल्ड गेट्स अक्यूम्ड, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, उस चीज के क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, उस चीज के क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे कंजम्पशन स्टैंडर्ड के। तो यहाँ पर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में क्या होगा, तो यानी कि रेचेट इफेक्ट में क्या होगा, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम, जब हमारी इनकम डिक्रीज भी हो रही है तो देयर इज नो कोरोस्पोंडिंग डिक्रीज इन कंजम्पशन, तो उस पैटर्न में हम अपने कंजम्पशन में डिक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को क्या है, आदत हो चुकी है अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को देखकर उसी पैटर्न में खर्चा करने की। अब वो वहां पर बेशक इनकम कम हो रही है लेकिन वो अपने कंजम्पशन के उसी लेवल पर नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर क्या है, रेचेट इफेक्ट की व्हील की तरह घूम रहा है, लेकिन अब ये व्हील वापस नहीं वहां पर जा रहा, तो यही रेचेट इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द नोट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम देखो समझते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। तो देखो हम मैक्रो लेवल पे बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को स्टडी करते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट हैंडल करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक हैंडल करती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिसी हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रखती है, मतलब कि स्थिर करके रखती है और इकोनॉमी को अच्छे से चलाती है। बात आ रही है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो देखो कीमत स्थिरता को प्राप्त करना यानी कि अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो है। एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है। मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की उत्पादकता को अधिकतम करना। वही देखो ये इसका काम नहीं है, मुद्रा की उत्पादकता को बढ़ाए रखना, मनी सप्लाई का काम है, यानी कि रिजर्व बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मनी की, मॉनेटरी की यानी कि जो मुद्रा है सर्कुलेशन में, उसकी सप्लाई को सर्कुलेट करना, ना कि प्रोडक्टिविटी करना। तो यहाँ पर इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ रूपी, ये भी ठीक है इसका आंसर, ये भी ठीक है, फर्स्ट भी सेकंड भी, लेकिन इसका आंसर थर्ड, ये ऑप्शन इसको मैच नहीं करता, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इंटरनेशनल वैल्यू को रुपीस की, और डेवलप करता है मनी मार्केट को और मैनेज करता है पब्लिक डेब्ट को, लेकिन ये मनी की प्रोडक्टिविटी को क्या नहीं करता, मैक्सिमाइज नहीं करता। इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स यानी कि सत्य नहीं है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में। देखो आवर्ती आयत चित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि रोंग है। इट यूज फॉर कंटिन्यूस सीरीज, तो देखो भाई आपने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का पूरा कंसेप्ट हम करते हैं स्टैट में, ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इफ क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव, अगर क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है देन दे शुड फर्स्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव रेंज, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले एक्सक्लूसिव रेंज में बदला जाएगा, ठीक है। ऑल द रेक्टेंगल्स आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, देखो भाई हिस्टोग्राम की हेल्प से हम मीन नहीं निकाल सकते, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम मोड निकाल सकते हैं लेकिन मीन नहीं निकाल सकते। देखो कैसे, ये हमारा हिस्टोग्राम है, यहाँ पर क्या है, देखो ये पॉइंट था यहाँ पर, ऑल द रेक्टेंगल्स आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि जो सभी आयत है एक दूसरे के साथ सटे हुए बने हुए, देखो एक दूसरे के साथ ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, सटे हुए बने हुए, ठीक है, एक के साथ एक है, दोनों इन सब में क्या है, डिफरेंस नहीं है, खुले खुले नहीं है ये, मतलब कि देखो हमने ऐसे भी किया था, ये खुले खुले नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपके हुए हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम डिस्प्लेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड यूज टू एस्टिमेट द मोड, ये क्या है, मोड को एस्टिमेट करते हैं बट डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट वे टू डिटरमाइन द अर्थमेटिक मीन। लेकिन देखो भाई
हिस्टोग्राम डेटा से ना हम क्या है, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, बहुलक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे हम अर्थमेटिक मीन का कोई भी कैलकुलेशन या इसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, इससे हम मोड निकाल सकते हैं, मीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स stated in 1991 China is dumping has most danger impact on which of the sector of Indian economy। तो भाई देखो 1991 में क्या हुआ था, हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जिसको मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के अंदर शुरू किया गया था। यहाँ पर इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स यानी कि जो आर्थिक सुधार किए गए थे, तो क्या होता है, चीन की डंपिंग, डंपिंग को हिंदी में बोलते हैं राशिपातन, डंपिंग को हिंदी में बोलते हैं राशिपातन। ठीक है, डंपिंग का क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब कि इकोनॉमी के किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट पड़ा। तो देखो भाई, ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट, बृहद उद्योग क्षेत्र यानी कि लार्ज इंडस्ट्री सेक्टर, एमएसएमई या फिर सर्विस सेक्टर। तो देखो भाई, सर्विस सेक्टर में तो पड़ेगा नहीं, सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हमारा जो सर्विस है यानी कि जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जिसमें पब्लिक जॉब करती है, अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जॉब का सेक्टर तो होगा नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, इस पे भी नहीं पड़ सकता। ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस पर भी नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था डंपिंग का, वो एमएसएमई सेक्टर पे पड़ा था। अब देखो भाई, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग होता है वो सिचुएशन या वो एक प्लानिंग जब एक देश की मार्क, जब एक देश इस तरह से कोई एक स्ट्रेटजी अपनाए कि वो दूसरे देश में जाके उसकी मार्केट को कैप्चर कर ले। ठीक है, ये क्या है, एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। जो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं। मतलब कि देखो, अभी आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो क्या है, इंडिया में क्या है, एंड्रॉइड फोन का एक बहुत ज्यादा ट्रेंड सेट हुआ था। ठीक है, हर कोई एंड्रॉइड फोन ले रहा था, तो क्या है, पहले कौन से फोन आते थे, सैमसंग का आता था एक, ठीक है, और थोड़े से और कॉस्टली फोन आते थे, और एक थोड़ा सा और कॉस्टली फोन था, विंडोज फोन था, नोकिया लूमिया। उसके बाद क्या होता है, 2012 13 और 14 की जो टाइम पीरियड था, 2011 से लेके 2013-14 का, तब क्या होता है, चाइना की मार्केट इंडिया में एंटर करती है। ओप्पो, वीवो, ये फोन बहुत ही मतलब कि बहुत ही मिनिमम रेंज पे आते हैं, और ये क्या है, इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ये वो स्ट्रेटजी अपनाई कि इन्होंने पूरी इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया। इस सिचुएशन को कहते हैं डंपिंग, जब एक देश एक दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में आके वहां की मार्केट को कैप्चर कर ले और अपना सारा प्रॉफिट ले जाए और वो लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दे, उस कंडीशन को कहते हैं डंपिंग, राशिपातन। तो इन्होंने क्या किया था, एमएसएमई सेक्टर जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस था, उसको क्या किया था, वो ऑलरेडी क्या था, वल्नरेबल मतलब कि बेकार स्थिति में था। डंपिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल स्केल लिमिटेड रिसोर्सेज, पहले ही वो स्मॉल स्केल थे, चाइनीज कंपनी with their economy scale and government subsidies can often produce goods at lower prices, making it difficult for Indian MSME to compete. They can lead to job losses, business closure and a decline to domestic product। देखो भाई, अब क्या है, एमएसएमई सेक्टर में क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर बिजनेस होते हैं। तो ये क्या होता है, जब चाइना जैसी कंपनी यहाँ पर आकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे देती है, और ये क्या करते हैं, लोअर, बिल्कुल लोअर प्राइसेस पर बिल्कुल लो क्वालिटी के गुड्स को क्या कर देते हैं, मार्केट में उतार देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारी इंडिया की एमएसएमई सेक्टर है उनको ना उनके साथ कंपटीशन करने में ना बहुत डिफिकल्टी आती है। इससे क्या होता है, जो बहुत सारे वर्कर्स है जो एमएसएमई में लगे हुए थे, वो अपनी जॉब खो देते हैं। फिर क्या होता है, जॉब खो देते हैं तो बिजनेस चल नहीं पाता, लोग क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट जो सस्ते में मिल रहा है उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, और क्या हो जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसमें कमी आनी खरीद शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं डंपिंग। तो डंपिंग का असर पड़ा था एमएसएमई सेक्टर में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मीन। आइडियल मीन क्या होता है, आदर्श माध्य। हमने पूरा मीन का कंसेप्ट कर रखा है स्टेट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आदर्श माध्य की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आदर्श माध्य को सुस्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यह सभी पद मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये भी ठीक है। इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यह सभी
इट शुड बी हेल्पफुल इन ऑल अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये भी ठीक है। तो यह क्या है, इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू नॉट, ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रभावित होता है, लेकिन ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। देखो, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। जो हमारा आइडियल मीन होता है, नेवर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, आइडियल मीन नेवर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति, ठीक है भाई। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। कब अपनाई गई थी, देखो भाई सिंपल सी बात है, हरित हमारी जो हरित क्रांति है 1966 में अपनाई गई थी, किसके लिए, खरीफ की फसल के लिए। तो देखो खरीफ क्रॉप क्या है, एक मानसून क्रॉप है। सबसे पहले हम समझते हैं खरीफ की जो फसल है वो क्या है, खरीफ की जो फसल है वो मानसून की फसल है। हर राज्य में खरीफ का मतलब कि हर एक स्टेट में क्या है, हमारा देश क्या है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। कहीं पर क्या है, हम नॉर्थ में रहते हैं, कुछ लोग क्या है साउथ में रहते हैं, कुछ लोग क्या है वेस्ट में रहते हैं। तो वहां पर क्या है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज है, यानी कि जो हमारा मौसम है वो हाँ अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, आमतौर पर राज्य में खरीफ का मौसम अलग अलग होता है। यहाँ पर जून से सितंबर तक इसको क्या है, नॉर्मली माना गया है। जून के आसपास मानसून के मौसम की शुरुआत पर यहाँ बोते हैं, सितंबर अक्टूबर तक इसको काट लेते हैं। चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया खरीफ की फसलें क्या है। क्वेश्चन था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या था, देखो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को 96 में को अप्लाई किया गया, ठीक है। देखो ये क्या है, इन 1965 गवर्नमेंट ऑफ मिसिस इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की क्या थी, गवर्नमेंट थी। तो भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कब अपनाया गया था, 96 में अपनाया गया था खरीफ की फसल पर, खरीफ की फसल पर, ठीक है। तो 1965 में क्या थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर कंडीशन को सुधारने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को स्वामी एम एस स्वामीनाथन की हेल्प से उनको उसको शुरू किया। बेसिकली ये 1967 और 78 में हरियाणा या पंजाब के कुछ पार्ट्स में शुरू की गई, और वीट और राइस पर इसका काम किया गया। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो इंडिया के हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवोल्यूट किया था, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को हेड किया था, ठीक है। तो देखो भाई कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के पिता किसको कहते हैं, वो है एम एस स्वामीनाथन। अगर इंडियन लेवल पर पूछा जाए, अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पूछा जाए तो वो है एम एस स्वामीनाथन। लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो वह नॉर्मन बरलोग, ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो नॉर्मन बरलोग, अगर इंडियन लेवल में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायनामिक मल्टीप्लायर, यानी कि प्रावेबिक गुणक का विचार करता है। तो देखो भाई हम मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम दो टाइप्स के मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। बात करते हैं हम सबसे पहले स्टैटिक मल्टीप्लायर की। ये क्या है, शॉर्ट रन में क्या है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं उसको वर्क करता है, ठीक है। मतलब कि जो स्टैटिक मल्टीप्लायर होता है वो क्या करता है, शॉर्ट रन में जो ओवरऑल इनिशियल जो चेंज आता है वो बताता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ डायनामिक मल्टीप्लायर का, डायनामिक मल्टीप्लायर लॉन्ग रन में, मतलब कि जो डायनामिक मल्टीप्लायर रेफर करता है लॉन्ग रन में इकोनॉमी में जो इनिशियल चेंज आ रहा है वेरिएबल्स का, ठीक है, सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये क्या है लॉन्ग रन में in the studies for further changes in amplifying the overall impact on economy, it captures cumulative effect। cumulative effect का होता है संचयी जो प्रभाव होता है, यानी कि ओवरऑल जो प्रभाव होता है, ओवरऑल जो उसका रिजल्ट निकल के आता है इनिशियल चेंज से सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल तक, तो ये होता है डायनेमिक मल्टीप्लायर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये गतिशील गुणक है, अर्थशास्त्र में उस अवधारणा को संदर्भित करता है जहां एक आर्थिक चर में, यानी कि एक इकोनॉमिक वेरिएबल में इनिशियल लेवल पर जो चेंज आता है, जैसे कि सरकारी कर्ज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आगे के परिवर्तनों की एक श्रृंखला को, यानी कि जो उसकी सीरीज है उसको और आगे ले जाता है, जो अर्थव्यवस्था के क्या है समग्र प्रभाव, यानी कि क्या है एग्रीगेट जो उसका रिजल्ट है उसको बढ़ाता है। ये संचयी प्रभाव को पकड़ लेता है, यानी कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट को क्या है पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल क्या है क्यूमुलेटिव प्रभाव को पकड़ता है, और ये क्या है लॉन्ग रन में वर्क करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, ऑन द टाइम ऑफ चेंज इन द रिलेटिव वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन,
यानी कि समांतर माध्य के लिए गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों का योग सदैव होता है। तो देखो भाई, जब सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं, सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन में, तो वो हमारा हमेशा जीरो आता है। क्यों? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एवरेज इज वैल्यू दैट बैलेंस इज डेविएशन मेकिंग दैट सम जीरो। तो यहाँ पर जब उसकी वैल्यू निकालते हैं डेविएशन करके, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो जीरो होती है, क्योंकि इसको क्या करता है, बैलेंस करता है, इसीलिए वो क्या है, उनका जो सम आएगा, जो उसका टोटल आएगा वो जीरो होगा। इन स्टैटिस्टिक सम ऑफ द डेविएशन, यानी कि जो डेविएशन का सम है, टोटल है, वो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज का क्या सेट है, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन का वो क्या है, हमेशा जीरो होगा। ठीक है। What would be likely to outcome सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट। तो देखो भाई, अब क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को कौन सेल करता है ओपन मार्केट में, सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंकों द्वारा खुले बाजार में ओपन मार्केट में प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी की बिक्री का यानी कि सेल का संभावित परिणाम यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन लिक्विडिटी तरलता में वृद्धि और ब्याज दर में कमी, तरलता और ब्याज दर में कमी, तरलता में कमी या ब्याज दर में वृद्धि। तो भाई देखो, इससे क्या होगा, रिडक्शन इन लिक्विडिटी, मतलब कि तरलता में कमी और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और ब्याज दर में वृद्धि। व्हेन सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, जब आरबीआई ओपन मार्केट में खुले बाजार में क्या है, प्रतिभूतियों को सिक्योरिटी को सेल करता है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई यानी कि जो मुद्रा है, मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, क्या होगी, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, बिकॉज बायर ऑफ सिक्योरिटी पे फॉर देम। अब भाई देखो, ये पब्लिक है, जो इकोनॉमी में क्या हुआ, सेल कर दी सिक्योरिटी, है पब्लिक है, पब्लिक ने उसको खरीद लिया, सिक्योरिटी को खरीद लिया, पैसा, पब्लिक का पैसा तो गया कहाँ पे, यहाँ पे चला गया, और पब्लिक के पास क्या आ गई, सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, पे फॉर देम एंड देयर बैंक डिपॉजिट विच इफेक्टली रिमूव्स फॉर मनी सर्कुलेशन, और उनके पास जो बैंक में पैसा था या फिर कैश इन हैंड था, वो क्या चला गया, यहाँ से चला गया, मनी सर्कुलेशन से चला गया। इससे क्या हुआ, अब देखो उन्होंने सिक्योरिटी खरीद ली, सिक्योरिटी के बदले उन्होंने पैसा दिया, इससे क्या गया, रिडक्शन आ गया, क्या आ गया, कमी आ गई, किसमें, मनी सप्लाई में, और मनी सप्लाई में कमी आने से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम से जो लिक्विडिटी थी वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और इससे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट लेस मनी अवेलेबल। अब यहाँ क्या है, अब मनी क्या है, कम ही मात्रा में अवेलेबल है, और इंटरेस्ट रेट टेंड टू राइज, हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, इन ब्रॉडर सेंस ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट, मतलब कि इसको एक ब्रॉडर सेंस में समझे कि वो एक्टिविटी जब सिक्योरिटीज का सेल या परचेज करता है कौन, सेंट्रल बैंक, आरबीआई ओपन मार्केट में। व्हेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट बायज और सेल्स सिक्योरिटीज, इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के इसके ऑब्जेक्टिव है, देखो, टू रिमूव इफेक्ट्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर इकोनॉमी में गोल्ड आउटफ्लो या गोल्ड स्टैंडर्ड से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो उसको रिमूव करता है, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है पावर ऑफ बैंक को, और भी एक मतलब और इकोनॉमी को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुरुषों में 40% क्या है, एजुकेटेड है, if 40% इंडियन मैन आर एजुकेटेड, इसे वृत्त चित्र पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट से दर्शाइए। तो भाई देखो, हमारा पाई चार्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, कभी आपने सोचा ये ऐसे सर्कल क्यों होता है, तो देखो भाई, हम ऐसे एक ये एंगल बनाते हैं, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, इस तरह से, ये हमारा 180 का हो गया, एक नीचे बना दो, ये भी 180 का हो गया, टोटल इनका कितना हो गया, 360 हो गया, 360 डिग्री होगा, तो हमारा पाई सर्कल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री होती है, इसकी वैल्यू हमारी होती है 360 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 40% एजुकेटेड है, ठीक है, 40% एजुकेटेड है, तो कितने डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% इंडियन मैन आर एजुकेटेड, शिक्षित है, तो पाई डायग्राम की वैल्यू हमारी 360 होती है, हमने समझ लिया। तो आउट ऑफ 100 में से 40% एजुकेटेड है, ठीक है, तो 1% का 360 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, 40 में 100 इंटू में 360 डिग्री,
तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 144 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 144 पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट 144 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन, क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ है। विच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखो भाई, हम बहुत सारे टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपने देश की, हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी है? हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, यानी कि सार्वजनिक और निजी उद्योग मिलकर एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, भूमि, संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण, मतलब कि कंट्रोल भी और ओनरशिप भी व्यक्तियों या निगमों की बजाय, मतलब कि ना तो इंडिविजुअल्स के पास है, ना तो अथॉरिटीज के पास है, बल्कि समग्र रूप से समुदाय या कम्युनिटी के पास है या गवर्नमेंट के पास है। सरकार लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब कि सारा कंट्रोल यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एक तरीके से यहाँ पर क्या है, क्या होता है इससे, क्या है मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सारा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। तो इसकी क्वालिटी कौन सी नहीं है? बेस्ट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो ये करते हैं भाई, बेस्ट यूज, तो ये भी इसकी क्वालिटी है। फ्रीडम ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल की भी यहाँ फ्रीडम है। कंज्यूमर यूनिवर्सैलिटी, तो भाई देखो, कंज्यूमर की यूनिवर्सैलिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, कंज्यूमर को यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि कंज्यूमर यहाँ पर नेशनल तो है, लेकिन कंज्यूमर को सार्वभौमिकता नहीं दी जाती। प्लानिंग अथॉरिटी, ये प्लानिंग अथॉरिटी भी इसका पार्ट है, लेकिन ये आंसर थर्ड इसका पार्ट नहीं है। तो भाई देखो, इट इज इकोनॉमिक सिस्टम वेयर स्टेट ओन्स एंड मैनेज ऑल द प्रोडक्शन, मतलब कि सारा जो काम है ना वो स्टेट यानी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो यहाँ पर इसका क्या निशान है? नो चॉइस फॉर फ्रीडम ऑफ कस्टमर, कस्टमर को कोई चॉइस नहीं होती, जो गवर्नमेंट ने रूल सेट कर दिया, जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो कर दिया, या मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, एक तरीके से अपनी चॉइसेस को क्या है, फ्रीडमली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यदि देश के नागरिक आय में वृद्धि का 20% बचाते हैं तो गुणक का मान क्या होगा? एमपीसी निकालना है। ठीक है, तो भाई एमपीसी 20% उसने सेव कर लिया, 20% सेव कर लिया, यानी कि 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया ना, 20% सेव कर लिया, टोटल 100 हो गया। देखो यहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो 80% उसने खर्च कर ही दिया है, 20% बच गया तो ठीक है, तो 1/1 माइनस 80, 0.8 आ जाएगा इसका, बाई 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 1/0.2, क्या आंसर हमारा आ जाएगा 5। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा सूचकांक इंडेक्स नंबर गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम पर बेस्ड है। देखो भाई, कौन सा हमारा इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है? हमारा ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है भाई फिशर का इंडेक्स। ठीक है, फिशर का इंडेक्स इसको सेटिस्फाइड कैसे करता है? देखो, द इंडेक्स दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन इज फिशर प्राइस इंडेक्स, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, लास्पियर प्राइस इंडेक्स एंड पास्चे। तो भाई देखो, जो फिशर का प्राइस इंडेक्स होता है ना, हम ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती है उसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, और हम फिशर का इंडेक्स कैसे निकालते हैं? लेस्पियर और पास्चे को इस तरह से करके, तो ये क्या है? फिशर के इंडेक्स इसको सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, यानी कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो सिंक्रोनाइजेस हमारे सेंसस थे, जनगणना के आंकड़े थे, किस समय पर हुए थे और उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो भाई ये हुए थे हमारे 1881 में, और उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? 25.4 करोड़। ठीक है, तो हमारे ये आंकड़े हुए थे 1881 में, और उस टाइम हमारी पॉपुलेशन इतनी थी। ठीक है भाई, तो भाई देखो,
आज के हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं